हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लेसन्स। तो आज एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ अकाउंटिंग के क्या कौन कौन यूजर्स होते हैं, क्या टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन है, क्या क्या क्लासिफिकेशन है ऑफ अकाउंट्स के। तो चलिए बात करते हैं वही बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के पार्ट 3 की। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग कहने का मतलब है कि अकाउंटिंग और कितनी तरह का होता है। अकाउंटिंग तो एक वाइड टर्म है, लेकिन अकाउंटिंग के टाइप्स भी होते हैं जिनको हम सब फील्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की। जैसा कि नाम से शो हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द एंटरप्राइजेस। ये ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स होते हैं। तो इनके बारे में भी हमको पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करके और डेटा रखना होता है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उनको पूरा आइडेंटिफाई करते हैं, उनसे रिलेटेड जो डेटा होते हैं उनको मेजर करते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो उनसे रिलेटेड इंटरेस्टेड पार्टी को हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ये भी पूरी एक प्रोसेस होती है, और ये भी एक अकाउंटिंग की तरह ही होती है। हालांकि इसमें ऐसा कोई मैथमेटिकली कैलकुलेशन नहीं होता, लेकिन चूंकि ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, तो इसीलिए हम इसका भी पूरा अकाउंट्स मेंटेन करते हैं कि प्रॉपरली आइडेंटिफाई करते हैं, इनको डेटा को मेजर करते हैं, और जो जो इनके यूजर्स है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये तो अपन सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग का जो मेन, हम अगर हम किसी से पूछते हैं अकाउंटिंग, तो सीधे मुंह से निकलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप सभी जानते हैं कि जो कि हमारे जो ओल्ड कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन और प्रिंसिपल के पर बेस्ड है, और उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे पूरे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, और उस अकाउंट्स की शुरुआत होती है जनरल से, तो एंड होता है उसका फाइनल अकाउंट मेंटेन करने तक। तो इसमें हम पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सबको प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बात हुई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या चीज है, आपको भी जैसा पता है कि मैनेजमेंट का काम होता है पूरा कंट्रोलिंग करना। मतलब मैनेजमेंट का काम होगा प्लान करना, फिर उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना, और अगर एम्प्लॉय की बात करें तो उनको मोटिवेट करना, डायरेक्टिंग करना, फिर उनके ऊपर कंट्रोलिंग मेजर लगाना। तो ऐसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, और ये भी एक अकाउंटिंग का हिस्सा है, जिसमें इंटरनल जो मैनेजर होते हैं वो सारा काम फुलफिल करते हैं, जैसे कि प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग। वो सारे के सारे फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं, और आगे के स्टेप्स को देखने की कोशिश करते हैं। मतलब हमेशा वो बैकवर्ड नहीं देखते, वो फॉरवर्ड देखते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स के साथ काम करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अपने पूरे प्रोग्राम डिसाइड करते हैं। प्रोग्राम का मतलब अपनी सारी अकाउंटिंग डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, इसका मेन काम होता है डिसीजन मेकिंग, प्लान करना, अप्लाई करना, कंट्रोलिंग करना, देन डिसीजन मेकिंग करना। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। इनके पूरे अलग अलग पेपर्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अलग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अलग है। मेरी पूरी एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी लेक्चर्स की सीरीज चलती है, तो अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में आपको कुछ ज्यादा जानना तो आप उसमें देख सकते हैं। सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग क्या होता है? सोशल अकाउंटिंग जैसे आप और मैं हैं, तो हमसे मिलके ही समाज बनता है। समाज मीन्स सोशल। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मैं अपना कोई प्रोडक्ट सेल करती हूँ, तो डेफिनेटली मैं प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं कोई बिजनेस करती हूँ तो उससे सोसाइटी को भी बेनिफिट होना चाहिए। सोसाइटी भी उससे, जब तक उससे बेनिफिट नहीं होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं होगा, और लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट बहुत अच्छा अर्न करते हैं, उनके प्रोडक्ट भी अच्छे होते हैं, लेकिन वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं, वो एनवायरमेंटल के लिए हार्मफुल होते हैं। तो ऐसा अकाउंटिंग अच्छा नहीं है। तो सोशल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का वो ब्रांच है जिसमें हम ये मेजर करते हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग है वो सोशल बेनिफिट पर कितना एक्यूरेट है। मतलब हम उससे सोशल बेनिफिट को कितना फुलफिल कर रहे हैं, और सोशल बेनिफिट फुलफिल करने के लिए हम कुछ सोशल एक्सपेंसेस भी करते हैं, सोशल कॉस्ट भी लगाते हैं। तो इन सब का जो कैलकुलेशन होता है
वो सोशल अकाउंटिंग में आता है। अब बात करते हैं नेशनल अकाउंटिंग की। नेशनल अकाउंटिंग नेशनल इकोनॉमिक की अकाउंटिंग होती है और ये बेसिकली हर सेक्टर की अलग अलग होती है, जैसे बिजनेस इंटरप्राइजेस की, पब्लिक अथॉरिटी की, ये सब की अलग अलग होती है। नेशनल अकाउंटिंग कोई भी जनरल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन पे काम नहीं करते हैं। इनके कुछ अलग ही अपने बेस होते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग को डिसाइड करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, आपको जैसे पता होगा कि ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति ट्रेडिंग का ही काम करे, कि वो माल बेचे, ऐसा जरूरी नहीं होता। कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी चलाते हैं अपनी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि वो प्रॉफिट कैसे कमाते होंगे। वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वो अपना जो गुड्स है और जो प्रोडक्ट जो उन्होंने बनाया है वो होलसेलर को बेचते हैं। मतलब कहने का मतलब मैं ये बोलूं कि वो डायरेक्टली कस्टमर से कांटेक्ट ना करते हुए वो होलसेलर से कांटेक्ट करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली जैसा कि मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग पर्सन की होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं। तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं तो आप क्या चाहेंगे? आप यही चाहेंगे ना कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम आए और आप उसको ज्यादा से ज्यादा में सेल कर सके और आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा हो। आप डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट जैसा और कोई दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में ना हो, आपकी इंस्टॉलेशन और सुपरवाइजर की कॉस्ट कम से कम आए, आपके प्रोडक्ट में कम से कम प्रॉब्लम्स निकले। तो ये सब आता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, जिसमें आप एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को पूरा डिजाइन करके चलते हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसी है, प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट पे कौन कौन से एक्सपेंसेस कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कौन से होंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस कौन से होंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कौन, और इन सब के अलग अलग हेड बने हुए हैं। तो उन हेड के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। और बेसिकली ये प्रोडक्शन यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले ही बनाते हैं, हर कोई कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करता है। इनके भी अलग अलग पूरे चैप्टर्स हैं और इनकी भी अलग अलग पूरी सीरीज है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग तो बना लिया हमने और सब फील्ड्स भी उसका पिछले लेक्चर में, पिछले जो स्लाइड में देखा कि उसकी सब फील्ड्स भी देख ली। यूजर्स कौन होते हैं इनकी, किसको जरूरत है इनकी? आपका बिजनेस है, आपको जरूरत है, मुझे तो जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको भी जरूरत है। आप मतलब आपका जिसका बिजनेस है, और जिसका बिजनेस नहीं है उसको भी जरूरत है। तो इसको हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया है, एक होते हैं इंटरनल यूजर, एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर। जैसा कि मैंने आपको बोला अकाउंटिंग, बेसिकली जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम हर अकाउंटिंग में, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे वो और एचआर अकाउंटिंग हो या मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, हर तरीके से हम उनमें उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। वैसे नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमारा मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट से होता है। तो जब हम ये प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो ये किसको किस तरह से हेल्प करता है। चलिए बात करते हैं पहले एक्सटर्नल ग्रुप की, फाइनेंसिंग ग्रुप, और एक होता है पब्लिक ग्रुप। फाइनेंसिंग ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब आप कोई भी बिजनेस बड़े लेवल पे शुरू करते हैं तो आप पूरा पैसा आपके घर का नहीं लगाते, क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं होता कि आप खुद ही लगा दे सारा पैसा। अगर आप खुद लगा देंगे और आपका बिजनेस लॉस में चला गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेफिनेटली आप उसके लिए इन्वेस्टर सर्च करते हैं और लेंडर सर्च करते हैं। इन्वेस्टर वो होते हैं जो आपको पेमेंट देते हैं। पेमेंट मतलब जो आपके बिजनेस में आप अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। जब वो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस की ऑनरशिप भी ले लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 55% किसी बिजनेस का शेयर परचेस कर लेता है तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाता है। तो ऐसा ही होता है कि आप कितना परसेंट शेयर अगर पैसा उसमें लगा रहे, उतने परसेंट के आप उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर बन जाते हैं। तो ये बात हुई इन्वेस्टर की। अब बात करते हैं लेंडर। लेंडर वो होते हैं जो आपको लोन वगैरह देते हैं, आपको और अलग तरह से फाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इसमें बैंक भी आती है और अदर ऑर्गेनाइजेशन, अदर इंस्टीट्यूट भी आते हैं। तो आपको इनको टाइम टू टाइम एक रीजनेबल अमाउंट से इंटरेस्ट पे करना होता है। सप्लायर, सप्लायर कौन होते हैं? सप्लायर जैसे कि आपको पता है जिनसे आप नॉर्मल क्रेडिट बेसिस पर गुड्स परचेस करते हैं, रॉ मटेरियल परचेस करते हैं और कोई एसेसरीज परचेस करते हैं, कोई पार्ट्स परचेस करते हैं, तो ये आपको क्रेडिट बेसिस पर देते हैं।
अभी आगे आने वाली साइड में आप मेरे ट्रांजेक्शन के मोड पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कैश और क्रेडिट क्या होता है, क्योंकि अकाउंट्स में सारी चीजें सिर्फ कैश में हो ये जरूरी नहीं होता, बिजनेस कैश और क्रेडिट पर भी चलता है। इसी तरह से ऐसे 4 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, उनकी बात हम आगे आने वाली स्लाइड में करेंगे। तो सप्लायर जिनसे हम क्रेडिट बेसिस पर लेते हैं, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, कि हम आज नहीं पेमेंट करेंगे, फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। तो ये 3 जो होते हैं ये आपके फाइनेंसिंग ग्रुप में होते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं पैसा हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं पब्लिक ग्रुप की, गवर्नमेंट एजेंसी। क्या जरूरत है गवर्नमेंट एजेंसीज को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने की? उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो उसी के बेसिस पर आपके प्रोडक्ट को चेक करती है कि आप आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपका टैक्स कितना बनता है, आपने टैक्स पे किया या नहीं किया, आप लेबर रेगुलेशन एक्ट को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप कौन से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं, कौन से को एक्सपोर्ट करते हैं। आपको ये सब इंफॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिलेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इसलिए गवर्नमेंट एजेंसीज को बहुत रिक्वायरमेंट होती है। लेबर यूनियन, जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जब बहुत सारे एम्प्लॉय एक साथ काम करते हैं तो वो भी ये जानना चाहते हैं कि आप उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा चल रहा है, जो उनका ऑनर है वो उनको सही पिक्चर शो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन की। कई बार उन्हें नहीं बताने के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन पर्सन, जिसको हम ऑनर बोलते हैं या सीईओ बोलते हैं, वो क्लियर पिक्चर शो नहीं करते। तो उनकी एक लेबर यूनियन होती है, यूनियन को बहुत रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इससे उन्हें क्लियर पिक्चर पता पड़ता है और वो जाकर अपने एंड यूजर मतलब लेबर्स को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाते हैं। एम्प्लॉइज, सेम वही बात हुई, जैसे लेबर ग्रुप होता है ऐसे एम्प्लॉइज का भी एक ग्रुप होता है। एम्प्लॉइज लेबर से ऊपर आते हैं और इनको भी जरूर इंफॉर्मेशन रहती है कि क्योंकि ये भी अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं कि इनका फ्यूचर सिक्योर रहे। अगर इनके फ्यूचर में प्रॉब्लम रही, इनको लगेगा मेरा जॉब सिक्योर है या नहीं है, तो ये जॉब छोड़ना चाहेंगे या कहीं और सर्च करेंगे। तो ये सब इन्हें कैसे पता पड़ेगा? डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से। और कस्टमर, कस्टमर वही जो आपके प्रोडक्ट को एंड यूजर होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो कस्टमर को भी ये जानने की जरूरत होती है कि अगर वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में का प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन है कैसा, वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक तो वो कस्टमर हुआ जो एंड यूजर है। एक बार होलसेलर और रिटेलर को भी हम कस्टमर की कैटेगरी में जानते हैं, तो वो लोग भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनसे कैश और क्रेडिट बेसिस पर काम करते हैं। तो जो भी आपसे कैश और क्रेडिट बेसिस पर काम करते हैं वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना चाहेगा, क्योंकि उसी के बेसिस पर वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को एनालिसिस कर पाएगा कि आपके फाइनेंस की पोजीशन कैसी है। अब बात करते हैं इंटरनल यूजर की। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के आदमी होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जिनसे बनता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, वो होते हैं इंटरनल यूजर्स। जैसे इसमें आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर्स, मैनेजर्स और ऑफिसर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा कि आपको पता ही है कि वो तो ऑर्गेनाइजेशन का खुद, जिसका खुद का ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी का मालिक है, वो भी जानना चाहेगा ना कि अगर मैं कोई बिजनेस चला रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसे लगा कि यार मुझे प्रॉफिट ही नहीं है, मुझे तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देना चाहिए, तो इसे कहां से पता पड़ेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। पार्टनर्स, जरूरी नहीं होता कि सारा बिजनेस जो आप चला रहे हो आप अकेले चला रहे हो सकता है कोई आपका पार्टनर भी रहा हो। तो अगर आपका कोई पार्टनर है तो तब भी आप चाहेंगे कि उसको भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्लियर पिक्चर पता हो कि कितने ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं और कैसा चल रहा है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कितने पार्टनर थे पहले से और कितने पार्टनर बन गए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ये सब भी उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता पड़ेगा। मैनेजर, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, मैनेजर है, ऑफिसर्स है, तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में अपर लेवल पे काम करते हैं, तो ये भी एक मैनेजमेंट ग्रुप का हिस्सा है। और इन्हें इसलिए रिक्वायरमेंट है, इन्हें भी वैसे एम्प्लॉय और लेबर की तरह रिक्वायरमेंट होती है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जानने की। बट सिर्फ इसीलिए नहीं, मैनेजर्स को बहुत सारे डिसीजंस भी लेने होते हैं, अपनी प्लान भी बनाने होते हैं। जो जो फ्यूचर के प्लान बनाता है और जो मैनेजमेंट के डिसीजंस लेता है और उन पे कंट्रोलिंग मेजर लगाता है, वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए ही लगाता है। इसीलिए इन सबको भी रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो ये तो बात हुई यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग की। Meaning of transaction and their type. A transaction is a particular type of external event which can be expressed in terms of money and bring change in financial position of business unit. A transaction involves transfer of something of value between two or more entity. क्या होता है ट्रांजेक्शन? जब आप
अकाउंटिंग की बात करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो या कोई सा भी और अकाउंटिंग हो, तो आप बात करेंगे ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन होता क्या है? ट्रांजेक्शन इज ए एक्सटर्नल इवेंट which can be expressed in terms of money and bring change in the financial position of business unit। जैसे कि मैंने आपको बोला आप मार्केट जा रहे हैं, मेरे लिए ये चीज परचेस करके ले आना, और मैं आपको उसके बदले में पैसे दे दूंगी। तो जो पैसा मैं आपको दे रही हूँ और जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैंने आपसे मंगाया है वो आपने मुझे लाके दिया है, ये ट्रांजेक्शन है। मतलब मैंने आपको कुछ दिया और आपने मुझसे कुछ लिया। सिंपली भाषा में बोलूं तो गिव एंड टेक होता है ट्रांजेक्शन। जब तक आप मुझे कुछ देंगे नहीं और मैं आपसे कुछ लूंगी नहीं, वो ट्रांजेक्शन नहीं है। मतलब अगर आपने मुझे कुछ खुशी से दे दिया तो वो गिफ्ट होता है, मैंने आपको कुछ खुशी से दिया तो वो गिफ्ट होगा। लेकिन ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं होता। ट्रांजेक्शन में दोनों पार्टी बेनिफिशियरी होती है और दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलता है। डेफिनेटली एक पार्टी अगर कुछ दे रही है, जैसे मैं आपको प्रोडक्ट दे रही हूँ, मतलब मैं प्रोडक्ट का सेक्रीफाइस कर रही हूँ, तो आप मुझे उसके बदले में आप पेमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स आप मुझे मनी दे रहे हैं, तो आप मनी का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जहां दो चीज इन्वॉल्व नहीं हो वो ट्रांजेक्शन नहीं है। जरूरी नहीं कि आप मुझे पैसा ही दें, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आपको गेहूं दिया, आपने मुझे चावल दे दिया, तो ये भी एक ट्रांजेक्शन है। और भी तरह से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं कि मैंने आपका कोई काम किया, आपने मेरा कोई काम कर दिया, तो ये भी एक ट्रांजेक्शन है। तो जब तक ट्रांजेक्शन में गिव एंड टेक नहीं होगा, जब तक कोई भी इवेंट में, मैं ये बोलूं तो कोई भी इवेंट में जब तक गिव एंड टेक नहीं होगा वो ट्रांजेक्शन नहीं बनेगी। वो ट्रांजेक्शन तभी बनेगी जब वो गिव एंड टेक होगा। और एक्सटर्नल इवेंट, अब एक्सटर्नल इवेंट का क्या मतलब है? एक्सटर्नल इवेंट का मतलब है कि ऐसा नहीं हो कि मैंने खुद को ही पैसे दे दिए और खुद ही को प्रोडक्ट दे दिया, ऐसा नहीं होता। इसमें एक्सटर्नल पर्सन इन्वॉल्व होता है। ऐसा नहीं कि मैंने मेरे घर वाले को ही पैसा दिया और घर वाले से ही प्रोडक्ट ले लिया। घर वाले से मतलब कोई भी घर का पर्सन, जो भी, मतलब भाई बहन, किसी से भी प्रोडक्ट लिया और उसी को पैसा दे दिया, ऐसा नहीं है। हमेशा ट्रांजैक्शन में दो और दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही पर्सन ले भी ले और दे भी दे, वो ट्रांजैक्शन नहीं होता है। A transaction can also be a non-reciprocal transfer। Non-reciprocal transfer मतलब जैसे कि आपने कोई पेनल्टी है, कोई असेट्स किसी अदर एंटिटी को ट्रांसफर करी है और कोई लायबिलिटी कैंसिल हुई है, तो ये सब जो चीजें होती है वो नॉन रिसिप्रोकल ट्रांसफर के अंतर्गत आती है। और हमेशा ये एक्सटर्नल होना चाहिए, ट्रांजेक्शन हमेशा एक्सटर्नल होना चाहिए। अब ये बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन की। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि आप हर चीज, हर बिजनेस की सारी एक्टिविटी कैश नहीं कर पाते। सारी, जरूरी नहीं कि आप आपके कस्टमर्स भी आपको ऑन टाइम पेमेंट कर दे, और ये जरूरी नहीं कि आप आपके सप्लायर से पूरी चीज कैश में परचेस करें। इसीलिए हम जब टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो वो चार तरह के होते हैं: कैश, क्रेडिट, इंटरनल, एक्सटर्नल। कैश क्रेडिट, कैश क्या होता है? कैश ट्रांजेक्शन होता है जिसमें आपको पैसा मिल जाता है, चेक मिल जाता है। आपने किसी को माल बेचा, उसने इमीडिएट आपको पेमेंट कर दिया, तो वो कैश ट्रांजेक्शन। उसने आपको चेक दे दिया, तो ये भी कैश ट्रांजेक्शन होता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो वाला इंटरनल ट्रांजेक्शन जिसमें आपको इमीडिएट पेमेंट नहीं मिला है लेकिन फ्यूचर में मिल जाएगा, तो हाल फिलहाल वो ट्रांजेक्शन आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाता है, क्योंकि आपने उसमें अभी पेमेंट नहीं किया, आप फ्यूचर में उसको पेमेंट करोगे। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन वो होता है जिसमें जो बिजनेस एंटाइटी है वो सेकंड पार्टी के साथ एक्सटर्नल रिलेशनशिप करती है। जैसे एग्जांपल के लिए, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर 2000 ऑन क्रेडिट, तो ये एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होता है। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन इंटरनल ट्रांजेक्शन कुछ उससे अलग होता है। इंटरनल ट्रांजेक्शन जिसमें कोई भी सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, उसमें कोई भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के विद इन होता है। जैसे कि डेप्रिसिएशन है, मशीनरी आपकी पूरी खत्म हो चुकी है, आपका इंसॉल्वेंसी हो चुकी है, तो ये इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये इंटरनल ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। आपकी मशीन खत्म हो गई, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेस है, वो आपके एसेट्स को डिक्रीज करता है। तो डेफिनेटली ये भी एक ट्रांजेक्शन है, क्योंकि इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, ट्रांजेक्शन भी और असेट्स भी, सॉरी, डेप्रिसिएशन भी और असेट्स भी। तो ये अकाउंट्स कितनी तरह के होते हैं ये मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको बताती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स,
लेट अस टॉक अबाउट मॉडर्न वे टू क्लासिफाई द अकाउंट। ये जो आप नीचे देख रहे हैं 6, ये 6 वे में हमने अकाउंट्स को क्लासिफाई किया है। असेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। असेट्स अकाउंट, देखिए सिर्फ मैं बोल दूं असेट्स अकाउंट वो होते हैं जिसमें हमारी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी आती है, तो ये बहुत छोटा सा आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, असेट्स के भी बहुत बाइफर्ग्रेशन है, जिसमें आती है अपनी फिक्स असेट्स आती है, करंट असेट्स आती है, लिक्विड असेट्स आती है, फिक्टिशियस असेट्स आती है। ऐसी कई तरह की असेट्स आती हैं जो असेट्स अकाउंट में आती हैं, और असेट्स अकाउंट का अपना एक पूरा ग्रुप है। तो ये एक अकाउंट ग्रुप की बात हुई जिसमें हम 4 से 5 तरह के एसेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। लाइबिलिटी अकाउंट, इसमें भी 2 तरह की लाइबिलिटी होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एक होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। पर जब हम लाइबिलिटी अकाउंट की बात करते हैं तो हम बेसिकली उसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब जिसमें आपने बड़े अमाउंट का लोन या बड़े अमाउंट का आपने कहीं से बोरो किया हुआ है या डिबेंचर्स इशू करे हुए हैं, तो ये लाइबिलिटी अकाउंट में आता है। कैपिटल अकाउंट, ये ओरिजिनली ऑनर का अकाउंट होता है, जिसको हम प्रोप्राइटर अकाउंट भी बोलते हैं, पार्टनर्स अकाउंट भी बोल सकते हो, शेयर होल्डर अकाउंट भी बोल सकते हो। किस तरह का आप बिजनेस कर रहे हो उस तरह के आपके कैपिटल अकाउंट होते हैं। तो ये बेसिकली ऑनर का खुद का अकाउंट होता है। तब आप मुझे ये पूछेंगे अकाउंट्स बिजनेस के, बिजनेस ऑनर का, फिर ऑनर का अकाउंट लिखने की जरूरत क्या? जरूरत है, क्योंकि हम जब अभी प्रिंसिपल और कंसेप्ट एंड कन्वेंशन की आगे बात करेंगे तो हम ये मानते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, वो दोनों सेपरेट एंटाइटी है। मतलब आज मेरा नाम प्रियंका है, अगर मैं कोई काम करती हूँ तो मैं प्रियंका एंड सन्स या प्रियंका एंड लिमिटेड के नाम से करती हूँ, तो प्रियंका एंड लिमिटेड और प्रियंका बहुत अलग अलग एंटाइटी है। तो अगर मैं उसमें कोई पैसा लगाती हूँ तो वो एज ए कैपिटल अकाउंट माय प्रोप्राइटर अकाउंट के नाम से पूरा शो होता है। इसका डिटेल स्टडी अपन आगे करेंगे। रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट जैसे आपको पता है, जो आपको कहीं से पैसा आता है बिजनेस में, जैसे आप सेल्स करेंगे तो आपको पैसा आएगा, आपको कहीं से डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, कहीं से इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, और कहीं से और भी तरह की कोई इनकम और गेन्स होते हैं, वो सारे रेवेन्यू अकाउंट में आते हैं। और एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम हमेशा जो डेली और रूटीन बेसिस के एक्सपेंसेस होते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, हमने वेजेस पेड करी, हमारा रेंट है, हमारे टैक्सेस हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और भी तरह तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन है। ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, इसलिए हमने एक एक्सपेंसेस का अलग अकाउंट बनाया। और बताइए ड्रॉइंग अकाउंट, ये भी बिजनेसमैन का अकाउंट होता है। जैसे कैपिटल अकाउंट बिजनेसमैन का अकाउंट है, ऐसे ड्रॉइंग अकाउंट भी बिजनेसमैन का अकाउंट है। अब आप मुझसे पूछ रहे होंगे कैपिटल अकाउंट भी आप अकाउंट्स में लिखते हैं और ड्रॉइंग अकाउंट भी आप अकाउंट्स में लिखते हैं, ऐसा क्यों? अरे भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट ऑनर का अकाउंट है और ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। तो वैसे ही ड्राइंग का मतलब होता है कि ऑनर ने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ किया। तो अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ करते हैं, निकाल लेते हैं, तो वो आपका पर्सनल है, बिजनेस का नहीं, क्योंकि अपन ने बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग माना है, इसीलिए हम उसको भी अलग से शो करते हैं और इसको अकाउंटिंग टर्म में ड्रॉइंग्स बोलते हैं, विड्रॉल। जो इनके हर अकाउंट्स के दो दो साइड्स होते हैं, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। लेकिन आप कौन से सिस्टम से आपके अकाउंट्स मेंटेन करते हो उसके अकॉर्डिंग उस पे इम्पैक्ट जाता है। मेरा अगला जो लेक्चर है डबल एंट्री सिस्टम का, उसमें आपको पूरा एस्पेक्ट क्लियर होगा कि कैसे दो साइड्स होते हैं और कैसे उनका इम्पैक्ट आता है और कैसी अकाउंटिंग इक्वेशंस बनती हैं। तो आपको अगले स्लाइड्स में पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इस स्लाइड्स तक आप ये समझ पाए होंगे कि इस तरह के अकाउंट्स होते हैं जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो पर इनका डिटेल बाइफर्गेशन अपन अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो और कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।